हेलो एवरीवन, जंबो आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर मंथ, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 के जितने भी नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लिया होगा, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया होगा। जो भी एमसीक्यू आपने गलत किया है उसको आपने देख लिया होगा कि वो गलत क्यों है, उस टॉपिक को आपने दोबारा से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अगर ये सब आप लोगों ने कर लिया है, लेक्चर देख लिया है, नोट पढ़ लिए हैं, एमसीक्यूज को रिवाइज कर लिया है, तब हम सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रोसेस के तौर पर हम लोगों ने करना है। ठीक है, कोई प्रोसेस में हम जंप नहीं करनी है कि भाई ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, सेकंड वीडियो देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, कोई फायदा ही हमें नहीं होगा। हमें बेसिकली ये प्रोसेस निभाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भले ही लोग ना स्मार्ट वर्क करते हैं, बट हार्ड वर्क का कोई ऐसे है नहीं, मतलब इसको रिप्लेस कोई कर नहीं सकता। तो जो पूरा प्रोसेस है वो तो आपको करना पड़ेगा, और वही आपको एक फ्रूट प्रोवाइड करेगा कि भाई हाँ, सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि बिल्कुल सच्चे मन से, शिद्दत से हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको रिवाइज किया था। चलिए, इसी ज्ञान के साथ हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स करने हैं आज, जिसमें खास करके साइंस वाले जो पोर्शन है इस पूरे मंथ का, उसको हमें कवर करना है। चलिए फिर शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज स्पार्क 4.0। 4.0 इज बेसिकली द वर्जन ऑफ द स्कीम। देखो, स्पार्क है तो हमारी सरकार की खास बात ये होती है कि पहले वो ना ऐसी स्कीम बनाते हैं जो लोगों को याद रह जाती है, और उसके बाद उसकी फुल फॉर्म निकालते हैं। तो स्पार्क की फुल फॉर्म है एक, विच इज स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। इसमें होगा क्या, बेसिकली जितने भी आपके बीएमएस के बच्चे हैं जो आयुर्वेद पढ़ रहे होते हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम मौका दे रहे हैं कि आप ना रिसर्च करो, सो दैट नई जड़ी बूटियों का आविष्कार हो सके, नए तरीके की जो डिजीज ट्रीटमेंट है उनका हम इनोवेशन कर सके। तो ये सब करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो सरकार देगी। इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंटशिप। होगा क्या, हर बच्चे को 50,000 रुपए मिलेंगे फॉर 2 मंथ्स, मतलब 1 महीने के 25,000 रुपए मिलेंगे, और जिससे वो लोग करेंगे रिसर्च। और सिर्फ वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे जो उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM। सभी BA MS के बच्चों को ये अलाउड नहीं है, तो ठीक है, तो इसी कॉलेज के बच्चों को ये अलाउड है। तो जब ये रिसर्च करेंगे तो इनको फैकल्टी गाइडेंस भी मिलेगी, एक गाइड भी मिलेगा, साथ में जो है एक प्रोजेक्ट भी करने को इनको मिलेगा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंटली आपने किसी भी जड़ी बूटी का आविष्कार किया है या डिजीज ट्रीटमेंट में आपने हेल्प किया है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। तो वो सारे जो काम है वो किसके अंदर होंगे, स्पार्क स्कीम के अंडर होंगे। अच्छा, स्कीम चलाई किसने होगी? अगर आयुर्वेद का काम है तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो आएगी ही आएगी, बिकॉज आयुष का जो एक ओरिजिन है वो इसीलिए था कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी से इलाज करते हैं, यूनानी, सिद्धा, योगा, इन सब से जो इलाज करते हैं पूरी बॉडी का, उनको भी रिकॉग्निशन मिले पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ये करेगा इम्प्लीमेंट, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्या ये स्कीम है? और बच्चे कितने होंगे इसमें? टोटल 300 BMS बच्चों को चूज किया जाएगा, सो दैट दे कैन हैव द रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो पैसे भी कौन देगा? सरकार ही देगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। देखो, अमीबा का हम लोगों ने सबने डायग्राम बनाया है बचपन में, ऐसा तो कुछ बनाया होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसे ऐसे। दैट्स अमीबा। जब ये अमीबा हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तब ये हमारी बॉडी में जो ब्रेन वाला पार्ट है, जिसमें बेसिकली उसको ये खाता है, मतलब उसको ये बिल्कुल, मतलब काफी एक वेस्ट कर देता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो कि ये कॉज होता है बाय नाइजेरिया फाउलरी। ये है एक अमीबा का नाम, जिससे ये बीमारी होती है, जिसका नाम है अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है, जो मेनिंजाइटिस है, जो मेनिंजेस है, ये हमारी ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको ये खराब कर देता है। तो ये अमीबा है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये न्यूज में से था कि बिकॉज केरला में ना काफी सारे लोगों की डेथ हुई है इस पूरे डिजीज से। अगर ये अमीबा किसी की बॉडी में चला जाता है तो फिर उसके जो मोर्टेलिटी रेट है, दैट इज 95%। ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज ब्रेन का ट्रीटमेंट अभी इतना ज्यादा इजाद हुआ नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज। एक तो ये खास बात है। दूसरा, ये जो डिजीज है पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसफर होती है,
ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि वायरस या बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, अ काइंड ऑफ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। एंटर करेगा कैसे? बेसिकली ये अमीबा जो है मिलता है वार्म फ्रेश वाटर्स में, जैसे लेक्स में मिलता है, रिवर्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, स्विमिंग पूल्स में जो बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड होते हैं। तो अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो अमीबा है ये एंटर कर जाता है और अल्टीमेटली ब्रेन को करेगा ये अफेक्ट। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, आपको इसका काम पता होना चाहिए कि बहुत ही रेयर है बट फेटल ब्रेन इन्फेक्शन है ये बहुत कम होता है। वैसे तो हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ हैं जो इस अमीबा को बचा सके हमारी बॉडी में नुकसान करने से, बट फिर भी अगर ये अमीबा आता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचा देता है। ठीक है, तो फेटल ब्रेन इन्फेक्शन है जो एक फ्री लिविंग अमीबा है और अल्टीमेटली ब्रेन में स्वेलिंग करेगा, इन्फेक्शन करेगा और हमारे ब्रेन को सही ढंग से काम करने में रोक देगा। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों था ये अपने को पता लग गया। क्या है ये बीमारी, कैसे फैलती है, अमीबा का क्या नाम है और अमीबा कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, ये हमें पता लग गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रव्य पोर्टल। देखो द्रव्य का बेसिकली मतलब क्या है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाली बात करी थी ना अभी, तो जितने भी जैसे जड़ी बूटियां हैं या कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ABCD सब्सटेंस जो है किसी भी अगर आप पानी में मिलाकर पी लो तो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बॉडी जो है वो बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो ABCD पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, ये बेसिकली क्या है, इनका एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाना है, डेटाबेस हम लोगों ने बनाना है कि भाई किस तरीके से ये वाली चीज़ें एज ए मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। तो द्रव्य जो है एक पोर्टल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, विच इज डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष। ये आयुष का एक बेसिकली एक यार्डस्टिक है जिसमें डिजिटली कैटलॉग हम लोग बनाएंगे कम से कम 100 की मेडिसिनल सब्सटेंसेस इन इट्स फर्स्ट फेज। जितने आपके सब्सटेंसेस हैं पहले वाले जो 100 हैं उनको हम पहले डिजिटली अप्रूव करवाएंगे, डिजिटली उनको हम लोग लिखेंगे और इसके द्वारा हम क्या बना लेंगे कि इट इज़ AI रेडी डिजिटल नॉलेज रेपोजिटरी, कि लोगों को पता लगता है कि भाई हाँ इस चीज़ को खाने से हमारी बॉडी में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो दैट बेसिकली नॉलेज रेपोजिटरी दैट consolidates information on Ayush medicinal substances drawn from both classical Ayurvedic texts and modern scientific research। जितना हम लोगों ने रिसर्च किया है उससे भी जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो टेक्स्ट वगैरह में लिखी हुई चीज़ें हैं उससे भी हम काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, सो दैट एक नॉलेज का एक कंसोलिडेशन हो जाए जिसको लोग पढ़ते हैं तो लोगों को जानकारी मिलती है ना। तो द्रव्य पोर्टल जो है वो पोर्टल इस तरीके से काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इन्वॉल्व है, जैसे उस वाले में अपना स्पार्क स्कीम में CCRAS था, सेम यहाँ पर भी है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। इट विल बी द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड अवेलेबल टू एवरीवन। हर कोई इस डेटा का एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सरकार के पास ही डेटा होगा सारा का सारा, है ना। तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आएगा कहाँ से, हमारे साइंटिफिक रिसर्चेज से एंड हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट से। ठीक है, तो ये खास बात है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे MAM01 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट मलेरिया। देखो पहली बात तो जो मलेरिया है वो कैसे होता है, मलेरिया कॉज होता है द फीमेल एनाफलीज, जो हमारी बॉडी में एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसको एंटर करवा देती है ना। उस मतलब एज अ वेक्टर काम करती है वो। तो जब हमें वो बाइट करती है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पैरासाइट जो है हमारी बॉडी में जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और हमारे जो लिवर की सेल्स हैं उनको खत्म करना शुरू कर देता है। तो लिवर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इन मलेरिया केसेस। ठीक है, तो हमने क्या सोचा है, हमने एक एंटीबॉडी बनाई है। देखो एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है ना कि जैसे हमारी बॉडी में वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, तो हमारी बॉडी को पता होता है कि ये ना एक एंटीजन है। एंटीजन का मतलब होता है ये फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको मारने के लिए हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडी बनाएगी, कौन सी एंटीबॉडी, कौन बनाएगा एंटीबॉडी, इट विल बी फॉर्म्ड बाय बी सेल। हम इनको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। आप लोगों ने सुना होगा, हमने जैसे ब्लड टेस्ट करवाए होते हैं उसमें लिखा होता है लिम्फोसाइट। अगर आपके ब्लड में लिम्फोसाइट काउंट ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन ज़्यादा है जिसको मारने के लिए आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई है ना। अगर वो कम होंगे फिर भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, मतलब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है।
तो हमारी बॉडी में जो बी सेल्स हैं वो बनाती है एंटीबॉडी, जो किसी भी आने वाले वायरस या बैक्टीरिया को मार देती हैं, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम आता है तो वो भी एज ए एंटीजन ही है। तो हमारी बॉडी में बी सेल्स होते तो हैं जनरेट, लेकिन जितना ज़्यादा जल्दी ये रिप्रोड्यूस करता है उससे कहीं ज़्यादा कम स्पीड पर हमारे ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या है हमारी, एक हम लोगों ने एंटीबॉडी बनाई है। मोनोक्लोनल का मतलब होता है, जैसे क्लोनल का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम। हमारी जैसे बॉडी में बी सेल्स बनाती है एंटीबॉडी, हमने हमारी बॉडी से बी सेल निकाली, उससे हमने एक एंटीबॉडी लैब में बनवाई, और वो जो एंटीबॉडी है वो फिर बॉडी में हम लोगों ने करवा दी इंजेक्ट। इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि भाई जब हमारी बॉडी में मलेरिया का प्लाज्मोडियम जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने से पहले ही इसको हम लोगों ने खत्म कर देना है, ताकि ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर ही नहीं पाए। अगर हम इस प्लाज्मोडियम की बात करें तो जैसे मान लो ऐसा दिखता होगा ये, तो ये कोई ऐसे प्लाज्मोडियम टाइप सा होगा, ये इसके प्रोटीन्स होंगे जो इसके ऊपर लगे हुए होंगे। एंटीबॉडी को हम लोगों ने बिल्कुल टारगेट दे रखा होता है कि भाई जहां पर भी ये प्रोटीन दिखे ना, इस तरीके का प्रोटीन दिखे, उस पर जाके ना बाइंड कर जाना और बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। तो इससे बेसिकली होता है क्या ना कि जैसे हमारी बॉडी में वो आया, एंटीबॉडीज जो है हम लोगों ने करवाई इंजेक्ट, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से जनरेट होके उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली योर दिस एंटीबॉडी जो क्रिएट की गई है बाय यूएसए। अब कौन सी यूनिवर्सिटी ने करी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूएसए के द्वारा ये पूरा किया गया, इंडिया के द्वारा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि भाई ये जो हमारी एंटीबॉडी होगी जो हम लोगों ने लैब वगैरह में बनाई है, वो एक कंजर्व्ड रीजन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सर्कम्स पोरोजाइट प्रोटीन, इस मलेरिया के पैरासाइट पर एक प्रोटीन होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हर पर एक प्रोटीन होता है, जैसे कोरोना के ऊपर भी प्रोटीन था, वो स्पाइक प्रोटीन हम लोग बोलते थे। वो तो स्पाइक वाले क्या थे कि उस पे जाकर बाइंड कर लेती थी एंटीबॉडी, उसको डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो ऐसी ही एक प्रोटीन है इस प्लाज्मोडियम के ऊपर भी, जो एक क्रिटिकल मॉलिक्यूल है जो पैरासाइट को इनेबल करता है कि भाई वो लिवर सेल्स को इन्फेक्ट कर सके। तो अगर आपने उसी प्रोटीन पर अटैक कर दिया तो वो प्रोटीन जो है वो खत्म हो गया, वो जो आपके पूरा फैल्सीपेरम या आपका सारा का सारा प्लाज्मोडियम है वो खत्म हो गया। तो हमारी बॉडी में जो है मलेरिया का पैरासाइट खत्म हो गया। तो इससे हुआ क्या है, अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाती है तो हम लोग उसको जो है लैब में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि मलेरिया के अगेंस्ट हमारे प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स नजर आते हैं। मतलब हमारी बॉडी में मलेरिया होता ही नहीं है, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर तो करेगा लेकिन ब्लड स्ट्रीम में इसको हम लोग एंटर करने ही नहीं देंगे बिकॉज जो है हमारी एंटीबॉडी उसके साथ जाकर बाइंड हो जाएंगी, और उस प्रोटीन का ही बेसिक काम था कि लिवर को वो इम्पैक्ट करे। अगर ये लिवर है, ये आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट था, तो वो इसी टारगेट से अटैक करता था यहाँ पे, बट यहाँ पे तो एंटीबॉडी बाइंड हो गई है तो वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर ही नहीं पाएगा, लिवर सेल को इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो दैट बेसिकली द प्रिवेंटिव एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, दैट्स बेसिकली योर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट मलेरिया MAM01। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा कि भाई MAM01 क्या था, तो इट इज अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी जो किसकी डिजीज के रिगार्डिंग है, इट इज रिगार्डिंग मलेरिया रहेगा बेसिकली, हमें ये याद। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखो भाई हम लोगों ने कल मेडिसिन वाली बात करी थी पहले करंट अफेयर में अक्टूबर पार्ट 1 में, और आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। मेडिसिन में हम लोगों ने देख लिया था कि भाई किन 3 लोगों को मिला है और किस लिए मिला है, कि हमारी बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीजेस कैसे नहीं होती हैं, जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। आई होप ये आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स की। ये भी मिला है 3 लोगों को। 3 लोग कौन कौन से हैं, क्लार्क है, देवोरथ है और मार्टिनीज है। तो आपका ये CDM से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या आप इसको मैकडी से भी याद कर सकते हो कि भाई जो फिजिक्स है, फिजिक्स याद ही तब होती है जब पेट में खाना होता है, और खाना मतलब बर्गर। बर्गर किसका, मैकडी का बर्गर, बर्गर किंग का तो बर्गर नहीं है ना। अच्छा, तो मैकडी का बर्गर खाओ और बढ़िया जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज ले लो। ऐसे याद करने का बस एक तरीका है, क्योंकि जब मैच द फॉलोइंग में आएगा ना, तो अगर उनके पहले अक्षर भी आपको याद है तब भी हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो इससे हम याद कर लेंगे। तो अच्छा, ये तो 3 नाम तो चलो हो जाएंगे, क्लार्क हो गया, मार्टिनीज हो गया, देवोरेट हो गया। ओके, मिला क्यों है, द इफेक्ट कॉल्ड क्वांटम टनलिंग, ये ध्यान रखना है। इसके लिए तीनों को मिला है, जिसमें जो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो टाइनी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी है, इलेक्ट्रॉन जो है ना अगर मान लो कि बैरियर आता है तो उससे वो ना अपना पाथ चेंज नहीं करता ना, वो टकरा के वापस चला जाता है, बल्कि उसका थोड़ा बहुत जो लीकेज है वो इस वॉल के थ्रू होते होते थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दैट्स कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। अगर आप
क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करो तो अगर कोई भी ये पार्टिकल आ रहा है, बीच में बैरियर आ गया, तो वो अपना पाथ चेंज करके आगे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर ये बैरियर है तो फिर भी थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो अल्टीमेटली आपको ये क्रॉस करवा देगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली होता क्या है ना कि जो पार्टिकल्स हैं दे ऑल्सो एक्ट लाइक वेव्स। पार्टिकल एक्टिंग लाइक अ वेव बहुत ही एक ना मिसनोमर टाइप्स है कि या तो पार्टिकल होगा या वेव होगा। लेकिन जैसे आपकी लाइट है, लाइट फोटोन पार्टिकल्स भी है, लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल, लाइट इज ऑल्सो अ वेव। तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स हैं जो एज अ वेव बिहेव करते हैं, और अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेव दैट कैन लीक्ड थ्रू द बैरियर एंड कंटिन्यू ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी वॉल को हिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन हिट करेगा जब, तो थोड़ा बहुत जो उसका पार्ट ऑफ इट्स वेव है वो पास थ्रू हो जाएगा इस पूरी वॉल के। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा फील्ड है जो मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता है। और अपने को तो एचसीएस पास करना है, हमें कोई फिजिसिस्ट नहीं बनना है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई 3 नाम कौन से हैं, क्वांटम टनलिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो ना तो मुझे पता है और ना ही किसी और जो साइंस के प्रोफेसर होंगे उनको पता होगा। ये सिर्फ उनको पता होगा जो इस फील्ड में क्वांटम में काम कर रहे हैं, है ना। तो अपन एचसीएस के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, इससे बाहर हम जा भी नहीं रहे हैं, इतना हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस टाइम पे, बिकॉज टाइम बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे फिजिक्स वाले नोबेल प्राइज के बाद। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी जो है 3 लोगों को मिला है। पहला है आपका कितागावा, फिर है रॉबसन और फिर है आपका यागी। ये है आपका KRY या क्राई के नाम से बोल लो। अब यार केमिस्ट्री है, TRY है तो वो ट्राई है, ये क्राई है, याद हो जाएगा। तो के से है आपका कितागावा, R से था आपका रॉबसन और Y से था आपका यागी। मैं इनके लास्ट के नाम याद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट के नाम हमेशा यूनिक होते हैं। पहले वाला तो जॉन हर किसी का होगा, है ना, कभी मार्क होगा, तो वो तो नॉर्मल हो गए ना, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे 2 प्राइजेस में। हमेशा लास्ट का नाम याद करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली दी स्ट्रैटेजी। तो ट्राई से है क्राई, हमें याद हो गया। अब मिला क्यों है ये प्राइज? फॉर दी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, MOFs। ये ध्यान रख लेना, ये बेसिकली क्या है ना, बहुत ही एक पोरस सॉलिड मटेरियल्स है, मतलब कि सॉलिड है लेकिन बहुत ही पोरस नेचर का है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम बहुत सारे पार्टिकल्स को इसमें रख सकते हैं, काफ़ी एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बेसिकली ये बनता है। तो इनको हम MOF कहते हैं, जो ट्रैप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को विद वेरी हाई प्रिसीजन। जैसे मान लो कि MOF से हम लोगों ने बना दिया, इसमें हम लोगों ने कोई मेडिसिन रखी और वो मेडिसिन जो है हम लोगों ने हमारी बॉडी में पहुंचानी है, तो जो प्रिसाइज लोकेशन है उस तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उसके काम आते हैं ये MOFs। ठीक है, हम स्टोर कर सकते हैं जो हमारी जैसे हाइड्रोजन हो गया या लिथियम हो गया, उनको हमें अगर स्टोर करना है तो हम स्टोर कहाँ करें, हम इनमें स्टोर कर सकते हैं। दे आर एक्टिंग लाइक अ स्पंज, तो ये बहुत एब्जॉर्ब करके रखते हैं और जब इनको हम रिलीज करना चाहें रिलीज भी करवा सकते हैं। और क्योंकि हमारी आगे की जो इकॉनमी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड है, तो अल्टीमेटली हमें इनका काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, सो दैट्स बेसिकली द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। MOFs हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल जैसे हैं जो कि आपके अल्ट्रा पोरस 3D स्ट्रक्चर्स में बेसिकली कन्वर्ट करवा देते हैं। जैसे ऐसा कुछ दिखेगा, ये आपका अल्ट्रा पोरस एक सॉलिड स्ट्रक्चर है स्पंज के जैसा। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में काम आ सकता है, क्यों? क्योंकि जो प्रिसाइज मेडिसिन हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर बॉडी। इसके अलावा जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, उन सबको ट्रैप कर सकता है। हवा में जितनी भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें मेटल प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन लोगों ने ज्वाइंट करके बनाया है, सो दैट्स वेरी इनोवेटिव आइडिया जिसके लिए नोबेल प्राइज बनता था। ठीक है, अब ये बेसिकली काम कैसे करेगा या फिर इसका बेसिक डिटेल क्या है ये हमें नहीं जानना, हमें बस इतना जानना था कि 3 लोगों के नाम क्या है, किसके लिए मिला है और उसका हल्का सा बेसिक आइडिया कि इसका मतलब क्या होता है, तो दैट रट्टा ना लगाना पड़े, हमें कुछ तो समझ में आए इसमें से, है ना। तो बस वो करना है हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइफून बुआलोई। देखो टाइफून है तो इसका मतलब एक साइक्लोन है। साइक्लोन को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ये आता है ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पे तो इसको हम कहते हैं विली विली। अगर ये आता है साउथ चाइना सी में तो इसे हम कहते हैं टाइफून। अगर ये आता है अपना अटलांटिक ओशन में तो इसे हम कहते हैं हरिकेन। ठीक है, तो एक तो ये खास बात है इसकी। और अगर ये आता है इंडियन ओशन में तब इसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, तो ये 4 नाम है जो हम लोगों को याद करने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइफून बुआलोई है ये कहाँ पर आया है, ये आया है आपके वियतनाम में। ठीक
ठीक है, तो ये वियतनाम वाला जो एरिया है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, बिकॉज ये साउथ चाइना सी के बिल्कुल आसपास है, तो वो वाला एरिया। इसके अलावा जो है इट इज नेम्ड एज पगासा, जो है अपना पगासा फिलीपींस में है, इसका नाम है ओपोंग, उसने दिया है ये। और बुआलोई ये बोला है जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने, और जो फिलीपींस की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उसने इसको बोला है ओपोंग। ठीक है, अब इसका देखो इतना नहीं हमने जानना है, बस पता हो कि भाई टाइफून था। अब इसका नाम ओपोंग है या बुआलोई है, वट एवर, बस पता हो कि किस एरिया में आया था, क्या नाम इसका हम लोगों ने रखा है। इट इज वॉज कैटेगरी 2, थोड़ा सा जो है इसकी स्पीड ऑफ विंड्स काफी ज्यादा हाई थी। इतना ही जानेंगे और नहीं जानेंगे। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग बीचेस। बहुत सारे देशों में बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जो बहुत ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं कि भाई टूरिज्म को प्रमोट कर सके, लोग यहाँ पर आए तो गंदगी नहीं मिले, काफ़ी साफ और सफाई का ध्यान रखा जाए, और होटल्स वगैरह जो है थोड़ा सा दूर हो टूरिज्म के परस्पेक्टिव से फ्रॉम द बीचेस, सो दैट बहुत ही कचरा वचरा ना फैला रखा हो, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज टूरिस्ट को प्रोवाइड करें, है ना। तो वो सारे जो बीचेस हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लू फ्लैग बीचेस। ये जो रिकॉग्निशन है ये देती है FEE, विच इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती है किसी भी बीच वाले एरिया को बढ़िया सा दिखने में, कि भाई अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है किसी को तो लोग ना बहुत ऐसे क्यूरियस होते हैं कि उस बीच पर जाना है। जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई जैसा अंडमान निकोबार का राधानगर बीच है, ऐसा बीच पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। तो जो पूरा टूरिज्म फैला है उस चीज की वजह से कि हर किसी को अंडमान जाना है, हर किसी को राधानगर बीच जाना है, तो उसका बेसिक कहाँ से आया आइडिया? यहीं से तो आया आइडिया, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई देखो ये सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है इस पूरे बीच को, साफ सफाई का, है ना, पूरा सुरक्षा का, तो काफी सारी अच्छी बातें हैं उसमें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपना इंडिया ने भी 2018 में इस ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, और इसमें टोटल अभी 18 बीचेस हैं इंडिया में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अभी रिसेंटली 5 ऐड हुए हैं, तो पहले थे 13, अब हो गए हैं 5। पांचों के पांचों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक होगा आपका श्रीवर्धन, एक है आपका नगांव, फिर है आपका परनाका, फिर है आपका गुहागर एंड देन इज लाडघर। तो ये नाम देखो थोड़े से हैं तो अलग से ही, लेकिन अगर आप इनको 2-3 बार याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो श्रीवर्धन है, नगांव है, परनाका है, गुहागर है एंड लाडघर है। ये 5 हैं, ये अपने को याद करने हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अब पहले वाले 13 कौन कौन से हैं। देखो ध्यान रख लेंगे इसको। 13 में एक तो आपका ये गुजरात का शिवराजपुर बीच है, द्वारका वाले एरिया में। फिर है गोखला बीच, ये है दमन एंड दीव वाले एरिया में। फिर ये नगांव बीच, परनाका बीच, लादघर बीच, ये तो हम अभी जैसे हमने किए हैं। गुहागर, कसारकोड ये अपना कर्नाटक में, पादुबिद्री कर्नाटका में, कादमत बीच लक्षद्वीप, मिनिकॉय थुंडी लक्षद्वीप, है ना। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो गोल्डन बीच हो गया उड़ीसा में, ऋषिकुंडा बीच हो गया आंध्र प्रदेश में, जहां पर भी कौंड शब्द आ जाए मतलब आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं जनरली। नेक्स्ट है कोवलम बीच तमिलनाडु, एडन बीच है पुडुचेरी, कप्पड़ बीच है केरल में, और राधानगर बीच जिसकी हम बात कर रहे थे अभी जस्ट, ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। हो जाएंगे बेसिकली हमें याद। तो टोटल 18 बीचेस हैं, 5 तो अभी याद करने ही करने हैं, इसके लिए तो और कोई ऑप्शन नहीं है। 5 तो अभी ही याद करने हैं और अभी ही रिवाइज कर लेने हैं। कोई निमोनिक बनाओ, किसी से जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये निमोनिक आप लोगों ने बनाना है और मुझे बताना है कि भाई निमोनिक बनाया क्या है आप लोगों ने। नहीं बताना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बस बनाकर खुद याद जरूर कर लेना उसे। पता लगे मुझे बताया भी नहीं, याद भी नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बस हम यही बोल सकते हैं कि आप याद करें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट बात करेंगे हम। इंडिया विल होस्ट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ये बेसिकली क्या है? देखो जितनी भी कंट्रीज आपके ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती हैं, जैसे मान लो ये इक्वेटर वाला लैटिट्यूड है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो भी इस एरिया में कंट्री पड़ती है वहां पर जो सन की लाइट है वो काफी ज्यादा आती है, क्योंकि जो सन है वो इसी
लैटिट्यूड्स के बीच में मतलब मूव करता रहता है, मतलब सन नहीं मूव करता है ऑब्वियसली, धरती घूम जाती है सन के अराउंड। बट वो टॉपिक हम आज नहीं करेंगे, हम ज्योग्राफी में करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि भाई 22 जून को सन यहाँ पर होता है, फिर 22 सितंबर को इक्वेटर पर होता है, फिर 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, और फिर 22 मार्च को अपना यहाँ पर होता है, फिर 22 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो ऐसे ही जो है इसकी शिफ्टिंग चलती रहती है। तो चाहे सन कहीं पर भी हो, इन एरियाज में पड़ने वाली कंट्रीज पर हमेशा धूप पड़ती ही पड़ती है। और धूप निकलेगी तो क्या हम लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और इससे बन सकती है बिजली, और हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन थर्मल पावर प्लांट वो थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी खास बात है ये। तो 8th जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भी दिल्ली में कंडक्ट होकर हटी है, भारत मंडपम में। ये जो ISA है 2015 में लॉन्च किया था पेरिस अग्रीमेंट के टाइम पर इंडिया और फ्रांस ने, ड्यूरिंग COP21 क्लाइमेट समिट ऑफ UNFCCC। ठीक है, ये हम जब करेंगे एनवायरमेंट डिटेल में आपको मैं करवाऊंगी, बट अभी के लिए UNFCCC की 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, जहां पर ये ISA लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर। इस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इस इनिशिएटिव को बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि भाई जितनी भी कंट्रीज इस पूरे ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती हैं वो बिजली बनाएं थ्रू सोलर पैनल्स एंड नॉट थ्रू कोल। ठीक है, और खास बात इसकी ये है कि इसका हेडक्वार्टर है हमारे गुरुग्राम में, मेकिंग ISA द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। बाकी और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में नहीं है, सिर्फ इसका है। तो बड़ी खास बात है हमारे लिए। 2030 तक आते आते हम क्या चाहेंगे कि 1 ट्रिलियन US डॉलर्स की हम इन्वेस्टमेंट इंडिया में करवा दें, सो दैट हमारी जो बिजली है वो बन सके थ्रू सोलर पावर पैनल्स। इसके अलावा हमारी जो है हमारी कोशिश ये है कि हम क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करें लोगों को, कम से कम 1 बिलियन लोगों को, और 1000 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में हम लोग पहुंचा दें। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ये सिर्फ रिगार्डिंग इंडिया नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग की भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सोलर पावर्स में। तो बस ये पता हो कि कब आया था, कौन सी मीटिंग के अंदर आया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया और कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है, और बस बेसिक इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे IUCN केंटन मिलर अवार्ड। देखो IUCN इज बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी मतलब ये काइंड ऑफ एन NGO है जो काम करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज, चाहे वो स्पीशी माइग्रेटरी है, चाहे वो स्पीशी किसी भी जगह पर पाई जाती है बहुत ही एंडेमिक एरियाज में, तो उन सब के रिगार्डिंग ये काम करती है। एक इसका ये अवार्ड है जो बेसिकली उन लोगों को मिलता है जिन्होंने काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई है किसी स्पीशी को बचाने में। तो ये जो हैं डॉक्टर सोनाली घोष, इनको मिला है ये अवार्ड क्योंकि इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनोसिरॉस। ठीक है, हमारे देश में काजीरंगा मिलता है 1 हॉर्न राइनोज, तो उनकी प्रोटेक्शन करनी है नेशनल पार्क्स में, और जो स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनको भी बचाना है। तो उसके लिए जो लीडरशिप चाहिए थी वो उन्होंने काफ़ी अच्छी दिखाई। That's why she became the first Indian to win the IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड। ये पहली ऐसी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पहली इंडियन है ये। ठीक है, WCPA क्या है? इट इज बेसिकली वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो IUCN के ही अंडर काम करता है और किसी के अंडर काम नहीं करता ये। ठीक है, तो IUCN हो चाहे WCPA हो, दोनों ही सेम बातें हैं। 2006 में इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है किसी एक पर्सन को। तो इस टाइम पर इनको मिला है, शी इज द फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी इसकी कंजर्वेशन कांग्रेस हुई थी जिसमें अबू धाबी में हुआ था ये, और जो ये पूरा अवार्ड है इट वाज बेसिकली this was launched in 2006. The award is 2006 in terms of innovation in the national parks and wildlife sanctuaries. ठीक है, तो बस ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 23 for 23 इनिशिएटिव। देखो 23 अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। देखो लेपर्ड है बट स्नो वाला है। पूरे इंडिया में स्नो कहाँ कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर मिलेगी, लद्दाख मिलेगी, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर मिलेगी, और जगह तो नहीं है स्नो। तो इन सारे एरियाज में मिलता है स्नो लेपर्ड।
और 23 फॉर 23 का मतलब ये है कि भाई इन 23 अक्टूबर को हम एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हमें इन्हें बचाना है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले कुछ नहीं कर सकती, लोग मिलकर अगर काम करेंगे तभी बात बनेगी। दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है जो कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने चलाया है थ्रू कम्युनिटी ड्रिवन पार्टनरशिप। अभी के लिए इंडिया में 718 के अराउंड जो है स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा और क्या खास बात है, दे आर ऑल्सो नोन एज घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। मतलब ऐसे ना बिल्कुल इनका कलर जो है स्नो जैसा है, बिल्कुल स्नो में ना छुप से जाते हैं ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात करनी इनके बारे में। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इनका, वल्नरेबल है। लद्दाख में है 477 नंबर पे, और जहां पर इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो कहाँ मिलते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, हर जगह पर है। बट ये 3 जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में वैसे तो काफ़ी और लैंडस्केप्स भी हैं, और बाकी हम देख लेते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैं जहां पर आपको स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। जितने भी आसपास से आपके हिमालयाज वाले एरियाज हैं ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे इंडिया हो गया, अब अगर इंडिया में है हिमालयस में, तो नेपाल में तो ऑब्वियसली होंगे। तो नेपाल में है आपका, भूटान में है, चाइना में है, बिल्कुल पाकिस्तान में हम हिमालयाज हैं, अपना अफगानिस्तान में, ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये हैं 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और ऊपर अगर जाओगे तो मंगोलिया एंड रशिया भी जो है आपकी 12 कंट्रीज में आती हैं जिसके पास स्नो लेपर्ड्स हैं। आपको ये सब तो याद हो जाएगा, बस आपको याद क्या करना होगा, ये वाली आपकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वाली सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ध्यान रखना तुर्कमेनिस्तान जो है इस स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज में नहीं है। बाकी जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इसमें आती हैं। याद कर लेंगे इसको हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाले कहाँ पर है ये हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। देखो सेंट्रल एशिया का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो कोई टेरेस्ट्रियल स्पीशी हो, सारे ही माइग्रेट करते हैं। तो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव बेसिकली है क्या कि भाई इंडिया ये चाहता है कि इस इनिशिएटिव के अंदर ना हम लोग कम से कम जो है 6 साल के लिए ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन प्लान एक डिसाइड करें जिसके अंदर हम 17 माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज को बचाने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आगे कैसे 6 ईयर्स में पूरा ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये इंप्लीमेंट होता है, ये बात की बात है। बट इंडिया ने कम से कम बोला तो है अभी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ काम हमें करना चाहिए। इसमें जो है 17 फ्लैगशिप स्पीशीज हैं जिसमें सैगा एंटीलोप है ना, डियर्स वगैरह, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड कैमल, अर्गाली शीप, बुखारा डियर है ना, लेपर्ड हो गए, डियर हो गए। दैट्स आर बेसिकली द मेन स्पीशीज जो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव के अंडर आती हैं। ठीक है, खास बात है ये 2014 में इसको लॉन्च किया गया था CAMI को, और 2020 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था, इसके जितने भी रूल्स वगैरह हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस 2025 अक्टूबर में इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है, नहीं, पहले से स्टार्टेड है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा 6 साल का ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन प्लान जो है वो इंडोर्स किया गया है कि इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं। आगे क्या उसके डिटेल्स होंगे पूरे, सारा जो जितना भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो बाद में आएगी, बट अभी के लिए ये सारा डेटा जो है वो न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। जो क्रिटिकल मिनरल का मतलब क्या है, जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। जैसे लिथियम की ज़रूरत है बैटरी बनाने के लिए, कोबाल्ट की ज़रूरत है, ग्रेफाइट की ज़रूरत है, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने बनाने हैं सेमीकंडक्टर्स जिनसे बनेंगी चिप्स जो यूज़ होंगी मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, और हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो ऐसे जो मिनरल्स हैं उनको हमें रिसाइकल करना है सो दैट हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ ये रुक जाए। तो हम चाहते हैं रिसाइकलिंग इंसेंटिव। कोई भी कंपनी ऐसी हो, जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ख़राब हो गया हमने फेंक दिया, उस मोबाइल फ़ोन में कुछ भी अगर निकल निकलता हो या ग्रेफाइट निकलता हो या एनी योर लिथियम निकलता हो, जिंक निकलता हो, कुछ भी निकलता हो, उसको आप निकाल लो, रिसाइकल करो, दोबारा से यूज़ कर लो। दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इनिशिएटिव स्कीम, जिसका पेरेंट स्कीम कौन सी थी,
इट इज़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये अभी हम करेंगे बट इट इज़ इन अप्रैल 2025 का टॉपिक है ना। बट बेसिकली इसका सिर्फ यही मतलब है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज उसको हम लोग रोक सके। इंडिया खुद में जो कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स है उसको प्रोड्यूस कर सके पहली बात तो, और इसको रिसाइकल भी कर सके। ठीक है, तो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आएगा। 1500 करोड़ रुपए जो है पूरा डिटेल गाइडलाइंस के साथ इशू किए गए हैं कि भाई रिसाइकलिंग में काम करो, और ताकि हमारा जो है जैसे ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से चीज़ें निकालो, लिथियम आयन बैटरीज में से लिथियम निकालो ताकि दोबारा और बैटरीज बन सकें। तो पूरा पर रिसाइकलिंग पर हमारा फोकस ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारी हमने बातें कर ली हैं इसमें। नेक्स्ट है सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन। हमारे देश में टाइगर्स हैं 3982। ठीक है, हमारे देश में स्नो लेपर्ड्स हैं 718 के अराउंड। ठीक है, टाइगर्स का डेटा एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 3682 ना हो बट आई थिंक 3982 ही है। और जो हमारे पास ये एलिफेंट्स हैं ये हैं टोटल 22446। ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप एक बार रीचेक भी कर लेना। जहां तक मुझे इस टाइम पे याद है तो 3982 होना चाहिए बट इट कुड बी 3682। ओके, सो बोथ कुड बी दी आंसर्स। अच्छा, अगर हम अपने एलिफेंट्स की बात करें तो इसमें क्या है, इट इज दिस सर्वे इज द नेशन वाइड सिंक्रोनाइज्ड सेंसस ऑफ एशियन एलिफेंट्स, जो हर 5 साल में एक बार करवाया जाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि कितने एलिफेंट्स हैं, कहाँ वो रहते हैं और उनका हैबिटेट का हेल्थ कैसा है। जिस फॉरेस्ट में वो रहते हैं क्या वो फॉरेस्ट रहने लायक है, क्या उसमें पानी की अवेलेबिलिटी है, क्या उसमें प्रे बेस है, क्या उसमें ग्रासेस का लेवल है ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें हम पता लगाते हैं हर 5 साल में एक बार। इस सर्वे को करवाती है MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, तो ये खास बात है। टोटल कितने हैं? 22,446। ये अपने को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ पर रीजन्स हैं जहाँ पर ये एलिफेंट्स मिलते हैं? आपको ये वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट क्लस्टर है वो आपको इसी एरिया में मिलेगा पूरे इंडिया में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में आपको ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ये एलिफेंट्स मिल जाएंगे, शिवालिक हिल्स में मिलेंगे, गंगेटिक प्लेन्स में मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। ये सारे वो लैंडस्केप्स हैं जहाँ पर आपको मिलते हैं टाइगर्स। टाइगर्स भी इसी लैंडस्केप में मिलते हैं। प्लस इसमें एक और ऐड हो जाता है जिसका हम नाम लेते हैं सुंदरबंस। ये तो 4 तो होते ही होते हैं, एक अगर हम 5वां भी मिला दें दैट बिकम्स द हैबिटेट ऑफ टाइगर्स। चलिए, तो एक तो हो गई ये वाली खास बात। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं। उसके बाद आसाम आता है, बिल्कुल साउथ में हम चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, अपना तमिलनाडु में, केरला में, उत्तराखंड में, नॉर्थ में चले जाएं, तो ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट साउथ, इन सब में एलिफेंट्स का प्रेजेंस प्रेजेंट है। तभी तो नंबर में कितने हैं? 22,446। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस होल एरिया, ये सारा एरिया है आपका एलिफेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये सर्वे क्या है, कितनी बार होता है, साल में या 5 साल में एक बार होता है, कौन करवाता है, क्या इसके सर्वेज के एस्टिमेशंस हैं, कितने हमारे यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, किस स्टेट में ज़्यादा हैं, किस लैंडस्केप में ज़्यादा हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके साथ ग्रीन क्रैकर्स। ये क्रैकर्स हैं, दिवाली बेसिकली आ रही थी अक्टूबर वाले एरिया में, तो तब ग्रीन क्रैकर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो बस अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज क्या है इन सारे ग्रीन क्रैकर्स के पीछे। ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिनमें हम लोग बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि एक मेजर टॉक्सिक कंपोनेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है इनहेल अगर हम इसको करते हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स चले जाते हैं। तो बेरियम नाइट्रेट की जगह हम यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम सॉल्ट्स, जियोलाइट एंड आयरन ऑक्साइड्स। बनाता कौन है इसे? CSIR नीरी। ठीक है, तो खास बात है इसकी कि ये इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हैं। इसके में हम क्या यूज़ नहीं करते हैं पता हो? इसके 3 टाइप्स हैं, स्वास, स्टार एंड सफल। पेपर में क्वेश्चन अगर आए कि स्वास, स्टार, सफल क्या है तो बता देना कि भाई इट इज़ द टाइप ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। अगर मैं स्टार की बात करूं या स्वास की बात करें पहले, सेफ वाटर एंड एयर रिलीजर। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐसे क्रैकर्स हैं जो डस्ट को करेंगे एब्जॉर्ब और बहुत ही फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स को करेंगे रिलीज। ठीक है, बाकी पोल्यूशन नहीं कॉज करेंगे। इसके अलावा सफल है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सबसे कम हुआ है और थोड़े से इनकी आवाज़ भी कम आती है, क्वाइटर है ये। बट क्वाइटर कर दिए आपने, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये करी। अब लोग क्रैकर्स खरीदते हैं ताकि आवाज़ आए, आपने उसकी आवाज़ ही बंद कर दी तो लोग ऑब्वियसली नहीं लेंगे। और अगर ऊपर से कोई रेगुलेशन ना हो तो फिर ही नहीं बिकते ये।
इसके अलावा फिर है स्टार, सेफ थर्माइट क्रैकर, कोई भी इसमें पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज होता, सल्फर नहीं यूज होता, तो बहुत ही कम स्मोक ये रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो नाइट्रेट है, चाहे वो बेरियम हो चाहे वो पोटेशियम हो, ये नॉर्मली यूज नहीं किए जाते हैं इन ग्रीन क्रैकर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक। देखो क्रायो बैंक, क्रायो का मतलब होता है बहुत ही लो टेम्परेचर। अगर आपने किसी भी चीज़ को बचाना है या उसको डिकम्पोज नहीं होने देना है, उसको सड़ने नहीं देना है, तो फिर आपको उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखना होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कोरल्स के जो लार्वा हैं, जिनकी जो स्टार्टिंग स्टेज है पूरा पैदा होने की, तो उसको अगर हम कहीं पर स्टोर कर लें एट अ वेरी लो टेम्परेचर, तो अगर बाय चांस फ्यूचर में उस पूरे एरिया में कोरल्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, तो उन सीड्स को निकाल के, उन लार्वा को निकाल के हम दोबारा से एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं, मतलब अपना ग्राउंड पे छोड़ सकते हैं, जिससे कि दोबारा कोरल रीफ्स बन जाएंगी। So that kind of bank has been established by Philippines. और ये साउथ ईस्ट एशिया का, नॉट द होल वर्ल्ड बट साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा जो है क्रायो बैंक बनेगा, जिसमें वी वांट टू प्रिजर्व द कोरल सीड्स टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड रिवाइव डैमेज्ड रीफ्स। तो दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया है क्या? इंडिया नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में आपका एक तो फिलीपींस हो गया, ताइवान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और थाईलैंड है। इंडिया नहीं है, बस ये याद कर लेना, बाकी और कौन कौन है नहीं फर्क पड़ता। पेपर में क्वेश्चन आएगा, इंडिया इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक, नहीं। अच्छा, करेंगे क्या इसमें? 3-4 चीजें हैं। विट्रिफिकेशन, इसका मतलब क्या है ना कि बहुत ही टेम्परेचर डाउन करके हम जो है पूरे जो लार्वाज हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन में जो है प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनका ग्लास लाइक स्टेट जो है वो बन जाएगा विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो काइंड ऑफ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने उसका बना लिया, उसको फिर हम लोगों ने जो है लेज़र, जब मतलब उसको हमने स्टोर कर लिया बहुत ही कम टेम्परेचर पर। जब भी हमें वो चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, लेज़र बेस्ड रैपिड वार्मिंग हम लोग करेंगे, जिससे कि सैंपल्स फटाफट जो है वो मेल्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है उनका सेल डैमेज बच जाएगा। एक तो ये खास बात है इसकी। और फिर उसको हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे रिहाइड्रेट इन सी वाटर और देखेंगे कि इनकी बेसिकली रीग्रोथ हो कैसे रही है। तो विट्रिफिकेशन एंड योर रिवाइवल प्रोसेस आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट वंस, जिससे कि क्रायो बैंक कैसे बन रहा है, उसको हम कैसे दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ये पता हमें लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, TOTR। देखो कुछ टाइगर रिजर्व्स के अंडर जो टाइगर्स हैं वहां पर तो लोगों का आवाजाही अलाउड है नहीं, सफारी वगैरह होती है बट बहुत रेगुलेटेड होती है वो। बट जो टाइगर रिजर्व्स के बाहर रहते हैं उनको तो बहुत ही हंटिंग पोचिंग हम लोग कर सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए भी जो आपका MOEFCC है या NTC विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर विच एक्ट WPA 1972 2005 में की गई थी। इस एक्ट में अमेंडमेंट और 2006 में NTCA बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो जितने भी टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व रहते हैं उनको भी बचाना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगले 3 साल के जो इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है, डिप्लॉयमेंट ऑफ AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैमरा ट्रैप्स हम लोग लगाएंगे, GPS इनेबल्ड पेट्रोलिंग होगी, लोगों को मतलब हम उनको ढूंढते रहेंगे और उनको देखते रहेंगे भी इसका नंबर यहाँ पे 3 था तो 3 ही रहे, यहाँ पे पेट्रोलिंग होगी बढ़िया। डेटा एनालिटिक्स होगा फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग। बाघ मित्र को लॉन्च करेंगे जिसमें कि लोग जो हैं दे एक्ट एज टाइगर फ्रेंड्स। आउटरीच प्रोग्राम होगा फॉर स्टूडेंट्स टू प्रमोट को एग्जिस्टेंस, कि भाई टाइगर्स भी वहीं पर रहें, इंसान भी वहीं पर ही रहें, दोनों को एक दूसरे से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दैट इज वाई बाघ मित्र। वैसे तो इंडिया में टाइगर रिजर्व इस टाइम पर 58 हैं। मैं जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। अगर मेरे इस रिकॉर्डिंग के जस्ट 1 घंटे बाद ही न्यूज़ आ जाए कि 59 टाइगर रिजर्व इंडिया में हो चुके हैं, तो उसको आप करंट अफेयर मान के लिख लेना। कमेंट मत करना कि 58 नहीं 59 हो गए हैं, ठीक है, बता देना कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर में इसको लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। चलिए, तो एक तो खास बात होगी हमारे लिए ये। नेक्स्ट है आपका इसमें मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। देखो दलहन बेसिकली जो दालें हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया इंपोर्ट ना करे, हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि दालों से पहली बात तो सॉइल अच्छी होती है, इनके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम लोग इस 2025-26 से लेके 30-31 तक बन जाए पूरा आत्मनिर्भर इन पल्सेस।
ये इनिशिएटिव है आपका, मिशन है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो है न्यू दिल्ली में। हम ये चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी बने। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हम लोग चाहते हैं 2030-31 तक कम से कम 350 लाख टन जो पल्सेस है वो हम ग्रो करें, जिससे कि हमारे 2 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचेगा और हम इंपोर्ट से बच जाएंगे और एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे, सो दैट हम लोग राइजिंग डिमांड को केटर कर सके। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली दी आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि 350 लाख टन की हम बात कर रहे हैं बाय 2030-31। नेक्स्ट इज योर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लॉन्च करी है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि वो 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर वाइज जिन्होंने काफ़ी अच्छा क्रॉप कल्टीवेशन नहीं दिखाया है, चाहे वो इरिगेशन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हो या फिर उनको नॉलेज ना हो ज़्यादा उन्होंने फर्टिलाइजर्स का यूसेज कर दिया हो, कुछ भी रीजंस हो, 100 ऐसे लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नीति आयोग आइडेंटिफाई करेगा, उनमें स्पेशली अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर को हमें और इंसेंटिवाइज करना है। सो दैट इज बेसिकली योर धन धान्य कृषि योजना। इंक्लूसिविटी बेसिकली क्या है इसमें? विमेन फार्मर्स, यूथ एग्रीप्रेन्योर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रायोरिटाइज्ड बेनिफिशियरीज। मतलब हम सबको एक इंक्लूजन सा रखेंगे कि भाई इसमें विमेन हो गए, स्टार्टअप्स वाले हो गए, उन सबको हम सिखाएंगे कि हाउ एग्रीकल्चर कैन बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एम क्या है इसका? कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्रॉप की हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाए 5% से, फार्मर की इनकम डबल की जाए बाय 2030, है ना। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग हम करें कि भाई ड्रॉट पड़े या फ्लड पड़े अपने को फर्क नहीं पड़ता, सिंपल जो है अपना ये सारा का सारा एग्रीकल्चर बढ़िया चलता रहे हमारा। सो दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज योर ई नाम एक्सपेंशन। ई नाम है बेसिकली काइंड ऑफ पोर्टल जहां पर APMC मंडीज, बेसिक मंडीज और जो फार्मर है वो हो जाते हैं कनेक्ट। फार्मर जो है मान लो कि अपने आसपास की मंडी में उसने अपना अनाज दे दिया, अगर उस पूरे एरिया में अनाज खरीदने के लिए कोई नहीं है तो APFC मंडी क्या है, उसमें ई नाम प्लेटफॉर्म है, पूरा का पूरा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सारे के सारे। हर किसान ने जो भी अनाज दिया है वो प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाता है, उसकी रिसीट जो है फार्मर को मिल जाती है। अगर सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में से ही नहीं, बाहर कोई तमिलनाडु का बंदा अगर वो क्रॉप लेना चाहता है तो इस ई नाम प्लेटफॉर्म के थ्रू उस क्रॉप को बुक कर सकता है, जिससे कि फार्मर का जो अनाज है सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, इसी स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे पैन इंडिया के लिए खुल गया है। सो दैट्स कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये मार्केट सिर्फ उस मार्केट के स्पेस में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरे इंडिया वाइड है। अभी के लिए तो वर्ल्ड वाइड भी हम करेंगे, बट अभी इंडिया वाइड ही है। इसमें हम लोगों ने भी 9 जो कमोडिटीज हैं वो ऐड की हैं। ठीक है, तो ये 2016 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों ने एग्जिस्टिंग APMC मंडीज को एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट में यूनिफाई कर दिया था। ठीक है, सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट वन। एंड ई नाम क्या है, क्या कैसे काम करता है, आपको हल्का सा आइडिया लग गया। 9 कमोडिटीज नई ऐड हुई हैं, बस ये पता होना चाहिए। चलिए, अच्छा टोटल हो कितने गए हैं? 247। पहले मतलब कितने थे? इट वॉज 238, है ना। तो हम लोगों ने 9 और ऐड कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फंक्शंस क्या है इस ई नाम का? डिजिटल मार्केट प्लेस है, डिजिटली यू कैन सेल योर क्रॉप। प्राइस ट्रांसपेरेंसी है, जो क्रॉप आप बोलते हैं वही पोर्टल पर अपलोड होता है, तो उसी प्रोडक्ट पर उसी प्राइस पर वो जो दूसरा पर्सन है वो उसको बिल्कुल ट्रेड करने के लिए राजी हो जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्वालिटी पहले चेक होती है कि आपने जो बोला है कि भाई ये जो चावल है वो बासमती का है, बासमती का है या नहीं, पहले पूरा कंफर्म होगा, उसके बाद ही हम बात करेंगे। ठीक है, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, पेमेंट्स ऑनलाइन होंगी, वेयर हाउस बेस्ड सेल्स हैं एंड मोबाइल एप्लीकेशंस है, एक्सेस है उसके पास पूरा का पूरा आपका टू मार्केट योर डेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कुछ फंक्शंस हैं ऑफ ई नाम। नेक्स्ट है आपके लिए इकोनॉमिक नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स। ये किस चीज को मिला है? मॉकीर, एग्योन एंड होविट। इट इज MAH। ठीक है, माह के नाम से याद कर लो या हम के नाम से याद कर लो, है ना। इकोनॉमी बेसिकली हम चलाते हैं। हम कौन है? हम कोई भी हो सकता है, हम स्टूडेंट हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर वाले हो सकते हैं, या हम जो है डॉक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमी हम चलाते हैं, तो हम में H क्या है आपका? होविट, A क्या है आपका? एग्योन, और M क्या है आपका? मॉकिर। देखो, जॉयल मॉकिर को तो क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है तो आपको करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये हम बात सबको पता है, लेकिन इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको, तो बस याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलिप ये एग्योन और अपना हॉविट की, ये कहते हैं कि भाई
for developing the theory of sustained growth through creative destruction. What is the meaning of creative destruction? मतलब जो पुराने आइडियाज है ना, उनको तोड़ के आप नए आइडियाज लेकर आओ, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जिससे आपकी इकोनॉमी आगे चलती है. मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स जो आपके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनको कोई यूज नहीं करता है, सो यू हैव टू कम अप विद द न्यू आइडियाज एंड सो दैट योर इकोनॉमी विल ग्रो. Okay, so that's the reason for getting them the Nobel Prize of Economics. चलिए, नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड विच इज लीप्स. देखो, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज फैक्ट्री से निकलकर मार्केट में कैसे पहुंची, मार्केट से जब भी वहां आगे रिटेल तक पहुंची, लोगों ने यूज किया, उसको रिसाइकल हम लोगों ने करना है या दोबारा से उसको फैक्ट्री में लेकर आना है, ये सब पार्ट है आपका लॉजिस्टिक्स का. ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, इस पूरे सिस्टम को बनाता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर. ठीक है, अक्टूबर 25 में इसको लॉन्च किया गया है, सो दैट हमें ये पता लगे कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है कि भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, ईजी है या नहीं है. अगर ये इजी नहीं है तो इसको इजी बनाएं, सो दैट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को ट्रेड करना है ना, तो हम क्यों ना करें. तो लॉजिस्टिक्स वाला जो ये पूरा पैरामीटर है ये हम लोगों ने बनाया है, जिससे कि हम ये पता लगाएंगे कि भाई क्या हमारी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या लॉजिस्टिक्स को और इम्प्रूव करने के लिए. तो ये आगे के फ्यूचर के लिए है बेसिकली, तभी हम लोगों ने जो पूरा पोर्टल टाइप सा है वो बनाया है. इट इज़ अ बेंचमार्किंग इनिशिएटिव कि भाई इतना तो होना चाहिए इंडिया को, अगर इस स्टेट को अगर मान लो बढ़िया परफॉर्म करना है ट्रांसपोर्ट वाइज लॉजिस्टिक्स वाइज, तो इसको कम से कम इतना तो ये स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा. तो दैट्स बेसिकली द बेंचमार्किंग इनिशिएटिव. नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट. ये जो पर्पल फेस्ट है ये गोवा में हुआ है रिसेंटली, जिसका बेसिक मकसद था टू शोकेस इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. डिफरेंट जो गेम्स वगैरह हैं वो करवाए गए हैं यहाँ पे. इसकी जो थीम थी वो है आपका इंक्लूजन एज अ मूवमेंट. ठीक है, तो इट इज रिगार्डिंग PWDs एंड नॉट फॉर द होल पॉपुलेशन. ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ है, गोवा में हुआ है. नाम क्या है, पर्पल फेस्ट. चलिए, नेक्स्ट है आपका सीता स्कीम है, ये निकाली है UIDAI ने, जिसका बेसिक काम क्या है कि भाई किसी भी तरीके से जो आपका आधार का डेटा है वो चोरी ना हो जाए, हैक ना हो जाए. तो जितना भी हमने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे कि आधार का डेटा जो है हमारा प्रॉपर बढ़िया तरीके से ऑथेंटिकेट हो सके और जितने डिजिटल थ्रेट्स हैं उनसे हम इसके डेटा को बचा सके. सो दैट्स बेसिकली योर स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, स्पेशली आधार के रिगार्डिंग है ये. तो सीता के नाम से आप इसको याद कर लेंगे. UIDAI ने इसको लॉन्च किया है फॉर टू बूस्ट आधार ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी एंड काउंटर डीप फेक, स्पूफिंग एंड बायोमेट्रिक फ्रॉड. ओके, नेक्स्ट है हमारे लिए PM श्री स्कीम. ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि केरला ने पहले इसको मना कर दिया था कि इसका पार्ट में नहीं बनूंगा, बट केरला अग्री कर गया है कि भाई हम PM श्री का पार्ट बनेंगे. PM श्री जो है बेसिकली क्या है कि एक ऐसी स्कीम है जो 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करेगा पूरा कंट्री में, जिससे कि जो स्कूल्स हैं वो बढ़िया तरीके से काम आएंगे. एग्जाम्पल्स उसके लिए जाएंगे कि भाई देखो ये स्कूल है PM श्री स्कीम के अंडर इम्प्रूव हुआ है, लोगों में जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं काफ़ी जो है नॉलेज की इंक्रीज देखने को मिली है ना. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो जो बातें लिखी गई हैं उसको प्रमोट करने के लिए PM श्री स्कीम बेसिकली लेकर आई गई है ना. तो आपका ये एक सेंट्रल स्टेट शेयर होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर पैसा देगी 60-40 की रेशो में नॉर्मल स्टेट्स को, 90-10 के रेशो में नॉर्थ ईस्टर्न प्लस हिमालयन स्टेट्स को और JNK को, और 100% है प्रॉपर आपकी पूरी यूटीज के लिए. ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों था, केरल ने इसको बेसिकली अपना ज्वाइन कर लिया है और जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अंडर NEP उन सबको जो है लॉन्च किया जाएगा अंडर द स्कीम टू वेरियस स्कूल्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली आर PM श्री स्कीम. PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ PM श्री. ठीक है, चलिए इसके साथ हमारा खत्म होता है अक्टूबर पार्ट 2. इसको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए, लेक्चर्स को दोबारा देख लीजिए अगर टाइम है तो. वैसे तो टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से रिवीजन हो जाए तो नोट्स को 2-3 बार पढ़ लीजिए, MCQs को प्रैक्टिस कर लीजिए. कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो हमसे पूछ लीजिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.